अस्सलाम वालेकुम गाइस। जी कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है, इनफैक्ट ये चैप्टर का स्टार्ट है। चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर क्या है। देन वी विल डिस्कस द स्टेट्स ऑफ मैटर एंड देन वी विल डिस्कस द चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एब्सोल्यूट ज़ीरो एंड किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। ठीक है, बिफोर गोइंग टू एनीथिंग we have to know that what is matter. Yes, what is matter? तो मैटर क्या है, जिस आप नाइन्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं या 8 7 में भी ये कंसेप्ट है आपका कि एनीथिंग दैट हैज़ वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, इज़ कॉल्ड मैटर। अब मैटर की फॉर्म भी होती हैं, प्योर फॉर्म और इम्प्योर फॉर्म है। हम उस तरफ नहीं जा रहे, हम स्टेट्स ऑफ मैटर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे आपकी सिर्फ 3 ही स्टेट्स लिखी हुई हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, जबकि आपकी स्टेट्स ऑफ मैटर 5 हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी हैं? 5 हैं। गैस, लिक्विड, सॉलिड, फोर्थ वन इज़ प्लाज्मा एंड द फिफ्थ वन इज़ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। मैं 4 और 5th का दोबारा नाम रिपीट कर रहा हूँ। 4 प्लाज्मा है, ठीक है, 4th स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है? ये प्लाज्मा है, ठीक है। और 5th स्टेट ऑफ मैटर ये जो है, ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। अब ये बोस-आइंस्टाइन क्या, आइंस्टाइन तो आपको पता है कि फेमस साइंटिस्ट था, और बोस जो था ये इंडियन साइंटिस्ट था, यानी कि बिफोर द पार्टीशन सब कॉन्टिनेंट से था ये, ठीक है। तो इसे इंडियन कहा जाता है। बोस जो था, नेता बोस इसका नाम था, ठीक है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। ये 5th स्टेट ऑफ मैटर है। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी कि कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं हमारे पास? 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके जी, जी इधर लिखा भी हुआ है, द फोर्थ वन इज़ द प्लाज्मा स्टेट, ए पार्शली आयोनाइज्ड गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर। देखिए ये वेरी हाई टेम्परेचर पे है ना, जबकि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे -273.16 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन, ठीक है। ये एब्सोल्यूट ज़ीरो का स्केल है, उस पे जाके कहीं ये स्टेट जो है वो बनती है या देखने को मिलती है। देख तो नहीं है आप सकते इस स्टेट को, ये माइक्रोस्कोपिकली प्रॉपर्टी है, बट एनी हो ये स्टेट एग्जिस्ट करती है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म। जी यहाँ पे क्या है, ये आपकी बुक नहीं है, ये नोट्स हैं आपके। तो नोट्स में ये है कि हर एक जो चीज़ है आपकी बुक में जो पैराग्राफ की फॉर्म में लिखी हुई हैं, उनको क्या किया हुआ है, उनको क्वेश्चंस का नाम दे दिया गया है, क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दिया गया है। तो यहाँ पे ये है कि हर एक टॉपिक या हर एक पॉइंट को आप क्लैरिटी के साथ देख सकते हो, और मैं क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। द वर्ड गैस इज़ derived from chaos, CHAOS. This is because the gaseous particle have random motion. The molecule travel in a straight line until they collide with each other or with the wall of container. Such motion is called ब्राउनियन मूवमेंट। रॉबर्ट ब्राउन के नाम पे रखा गया। कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं अनटिल, जब तक वो किसी वॉल के साथ ना स्ट्राइक कर जाएं या विद ईच अदर स्ट्राइक ना करें, मतलब आपस में ना टकराएं या किसी वॉल के साथ ना टकराएं, तब तक वो एक स्ट्रेट लाइन में ही मूवमेंट करते हैं। तो वह गैस का जो वर्ड, जिस वर्ड से ड्राइव किया गया है गैस, ठीक है, उसका मीनिंग ही रैंडम है। तो इसमें रैंडम मोशन ऑफ गैसेस इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। हाउ कैन यू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन ए गैस मॉलिक्यूल? जी ये आप बॉयल लॉ और चार्ल्स लॉ में 9th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट बाय गिविंग डेली लाइफ एग्जांपल? जी अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, जी इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। इसमें सल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। तो ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जो एयर है, एक्चुअली मैं एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं एयर की भी बात कर रहा हूँ। एयर जो है हमारी वो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो ये सोल्यूशन की कैटेगरी में आ जाती है। फॉर रेफरेंस आप 9th क्लास का 5th चैप्टर जो है, जो फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री की है,
उससे आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, एनी हाउ इसको पढ़ लेते हैं। अर्थ एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट इज ऑक्सीजन। जी परसेंटेज आपने याद करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज। ऑक्सीजन जो है वो 21% है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन 78% है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, ये पहले भी आप पढ़ चुके हो। देन उसके बाद वो कह रहा है एंड इट्स टू मेजर कंपोनेंट बोथ support life. In fact, the Earth's atmosphere is an immense system of gases where many chemical reactions occur. For example, photosynthesis, combustion, natural gas, the major component of which is methane, is used to heat homes in winter, to cook food and to drive vehicles वगैरह, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। रीड मैंने इसलिए कर दिया कि मे बी आपको क्लियर नज़र ना आ रहा हो, तो आप जो है वो सुन सकें और इसको समझ सकें कि इसमें ऐसा कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, ठीक है। एनी हाउ आगे जो क्वेश्चन आ रहा है आपका या जो टॉपिक आ रहा है आपका, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ किनेटिक मोलेक्युलर थ्योरी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज़ किनेटिक मोलेक्युलर थ्योरी, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए मोलेक्युलर थ्योरी है ना, या थ्योरी भी आप कह सकते हैं। तो इसमें मोलेक्यूल्स जो हैं गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ या उनकी जो फीचर्स या उनकी जो खसूसियात हैं, वो आप यहाँ पे जो है वो डिस्कस करोगे कि वो कैसे हैं, किस तरह का वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, केमिकल नहीं है। तो ये जो है ये बताते हैं कि इनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। बिहेवियर की यहाँ पे हम बात करेंगे कि उनकी मूवमेंट कैसी है, देन उनके जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर वगैरह का क्या इफेक्ट हो रहा है उन पर, ठीक। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। इसमें क्या है, the behavior and properties of gases can be theoretically explained using the kinetic molecular theory. This theory is a model that explains the behavior of gases using generalized about random moving molecule within a gas। यानी कि ये जो प्रॉपर्टीज हम KMT में, इसको KMT भी कहते हैं, ठीक है, किनेटिक मोलेक्युलर थ्योरी। KMT में हम डील करेंगे ये कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, ये रैंडम जो गैस के मोलेक्यूल्स हैं जिनकी मोशन रैंडम मोशन है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम डील करेंगे। यहाँ पे तो बड़ी शॉर्ट सी लिखी हुई हैं, वैसे आप अपनी बुक खोलेंगे ना जब आप, तो बुक में आप देखेंगे, बुक में डिटेल में लिखा होगा, ठीक है। तो द किनेटिक मोलेक्युलर थ्योरी वाज द फर्स्ट पोस्टुलेटेड बाय द डैनियल बर्नौली, a Swiss mathematician. The kinetic theory of gases was developed by a number of well-known physicists such as James Maxwell। सबसे पहले जो था बर्नौली ने काम शुरू किया था, देन मैक्सवेल ने, देन बोल्ट्जमैन ने, ठीक है। द थ्योरी इज मेकिंग इट ए क्या पता नहीं क्या लिखा हुआ, ये मुझे भी नज़र नहीं आ रहा। और ओके, यानी कि वो कह रहे हैं कि अभी तक वहाँ से जितने भी साइंटिस्ट ने काम करते करते यहाँ तक अभी पहुँच आई है, और फाइनल इसकी जो फॉर्म आई है वो 1857 में हुई है। देन ये उसके बाद वो कह रहे हैं कि वह इन सारे साइंटिस्ट ने काम किया। देन उसके बाद कैल्सियस था, ठीक है, इसने क्या किया, डिड्यूस एन इक्वेशन फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम द पोस्टुलेट्स ऑफ किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ठीक है। किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो है वो पोस्टुलेट्स ये ड्राइव किए गए हैं, P इज इक्वल टू 1/3 mNc², ठीक है। तो इसमें 1/3 कांस्टेंट है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। अब M और N क्या है, M मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, N नंबर ऑफ मोल्स है, और C² क्या है, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल है। अब देखिए यहाँ पे एक बात बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, और ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर लिया गया है वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का स्क्वायर क्यों लिया गया है, देखें वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, डायरेक्शन ज़रूरी होती है, ठीक। तो जब आप मैग्नीट्यूड साथ लिखोगे, तो फॉर एग्जांपल एक अगर मॉलिक्यूल जो है वो लेफ़्ट जा रहा है, दूसरा राइट जा रहा है, दोनों की मूवमेंट क्या होगी, आपस में अपोजिट होगी। अपोजिट होने की वजह से उनके साइन जो होंगे वो अपोजिट आएंगे, ठीक है। साइन अपोजिट आने की वजह से आपकी वैल्यू जो हैं, क्योंकि वैल्यू के साथ आप लिखते हो,
क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो साथ आप साइन इंडिकेट करते हो। जैसे अगर आप कूलम लॉज में देखें, फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें दोनों फोर्सेस जो हैं वो आप अपोजिट लिखते हो और कहती है कि ये थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन से रिलेट कर रही हैं, ठीक है। खैर है नहीं, और हम उस तरफ नहीं जा रहे, तो इसमें हम स्केयर ले लेते हैं। स्केयर से क्या होता है जी, जो नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही होती हैं वो भी पॉजिटिव हो जाती हैं। अगर वो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव ना हो तो वो बीच में से कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू आएगी पी वी की वो नहीं होगी जो कि एक्चुअल होनी चाहिए थी, ठीक है। अच्छा जी, आगे मीन स्केयर वेलोसिटी। सिंस द गैस मॉलिक्यूल अंडर द गिवन कंडीशन डू नॉट हैव द सेम वेलोसिटी, सो मीन स्केयर वेलोसिटी इज कंसीडर्ड। देखें अब ये होता है, पहले आपने पढ़ी है जी मीन स्केयर। अब मीन स्केयर क्यों ले रहे हैं, देखिए कुछ गैस मालिक्यूल्स की स्पीड हाई होगी, कुछ की लो होगी, कुछ मॉडरेट होंगे, ठीक है। तीन वैसे कैटेगरीज बनती है ना, फास्ट, मॉडरेट एंड स्लो। तो इन तीनों का क्या होगा, इन तीनों को जो है हम क्या करते हैं, हम इक्वली ट्रीट करते हैं, तो इस वजह से हम इनकी एवरेज ले लेते हैं। तो यही उसने लिखा हुआ है, सिंस द गैस मालिक्यूल अंडर द गिवन कंडीशन डू नॉट have the same velocity, so mean square velocity is considered if molecule have velocity c1 and 2, okay ठीक है। अगर c1 है n1 है तो उसकी c1 स्केयर होगी, अगर n2 है तो उसकी c2 स्केयर होगी, इसी तरह so on up to infinity। ओके जी, the square root of is called mean square velocity, root mean square velocity। हाँ जी, रूट मीन स्केयर वेलोसिटी क्या है, मीन स्केयर वेलोसिटी आपने ये फाइंड की है ना, तो जब आप इसका आप स्केयर रूट ले लेंगे तो वो स्केयर तो क्या हो जाएगी, रूट मीन स्केयर वेलोसिटी, क्योंकि जब आपने स्केयर रूट उसका ले लिया तो उसमें रूट का वर्ड आ जाएगा, ठीक है। रूट मीन स्केयर वेलोसिटी, ठीक है। हाउ मैनी टाइप ऑफ मोशन अकर बिटवीन गैस मोलेक्यूल, आल्सो एलैबोरेट दिस मोशन। ओके जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। पार्टिकल्स ऑफ गैस में तीन तरह के, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशन। ये आप बच्चों फिजिक्स में जो है ये आप पढ़ चुके हो, ये तीन टाइप की मोशन होती हैं, ठीक है, 9th में, 9th 10th में, ठीक है। तो और ट्रांसलेशन मोशन क्या होती है, द मोशन इम्पार्टेड टू द गैस मॉलिक्यूल ड्यू टू देयर मोशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मोशन एंड द एनर्जी इज किनेटिक एनर्जी, kinetic translational energy. In this case the entire molecule move from one place to another। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें ये हो रहा है कि एक मॉलिक्यूल है गैस का, वो क्या किया है, वो फॉर एग्जांपल फॉर वन इंस्टेंस जो है किसी एक प्लेस पे है, तो देन देखें गैस के पार्टिकल जो हैं वो मूवमेंट करते हैं, तो जब वो मूवमेंट करेंगे तो वो विद द वॉल एंड विद द अदर मोलेक्यूल्स क्या करेंगे, स्ट्राइक करेगा, उनके साथ टकराव करेगा। जब टकराव करेगा तो उसकी वो पोजीशन जो उसकी पहले थी, अब वो उसकी पोजीशन जो है वो नहीं रहेगी, ठीक है। अब उसकी पोजीशन नहीं रहेगी तो वो उसमें कौन सी एनर्जी है, अब काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि ड्यू टू मोशन जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अब वो ट्रांसलेट हुआ है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, तो वहाँ पे जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, और इसलिए हम काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल का मतलब रोटेट करना, ठीक है। द मोशन इम्पॉर्टेड टू द गैसियस मॉलिक्यूल एज अ रिजल्ट ऑफ नेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे फॉर एग्जांपल ये पंखा होता है, आई थिंक सो ये फ़ैन की एग्जांपल ठीक रहेगी इसमें। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट जो होता है उसके अराउंड जो है वो चीज़ घूम रही होती है, तो इसमें क्या है, अब फ़ैन की एग्जांपल तो नहीं लिखोगे, अब इसमें ये लिखोगे कि वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। हाँ जी, द मोशन इम्पॉर्टेंट, द मोशन टू द गैस मॉलिक्यूल्स एज अ रिजल्ट ऑफ नेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन एंड द एनर्जी एज काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी, ठीक है। स्पिन्स लाइक ए प्रोपेलर, बिल्कुल बात क्लियर हो गई आपको जी। देखिए जिस तरह वो क्या है कि एक सेंटर है, सेंटर के गिर्द जो है वो चीज़ें रोटेट कर रही हैं। अब यहाँ पे जो एनर्जी होगी उसे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल का नाम दे दिया जाएगा। वाइब्रेशन, द मोशन इम्पॉर्टेंट टू द गैस मॉलिक्यूल ड्यू टू द ऑसिलेशन इज कॉल्ड वाइब्रेशनल मोशन एंड द एनर्जी एज ए
kinetic energy in this case the molecules vibrate back and जी देखें जैसे पेंडुलम है ना आपकी, पेंडुलम ऑसिलेट करता है, फिजिक्स में पढ़ा आपने, मैं बार बार आपको फिजिक्स का रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें ये देखें आपने कि वो टू एंड फॉर मोशन करता है, पहले मीन पे होता है, फिर एक्सट्रीम पे जाता है, देन फिर मीन पे, देन फिर एक्सट्रीम पे, देन मीन, फिर एक्सट्रीम, ठीक है। तो जो उसकी आगे पीछे की मोशन है अबाउट ए फिक्स पॉइंट, ये बात यहाँ पे लाजमी है, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड उसकी जो मोशन है, यानी कि अगर वो मूव करता भी है तो दोबारा उसी अपनी पहली पोजीशन पे वापस आता है, वापस आके फिर किसी और पोजीशन पे जाता है, फिर दोबारा ओरिजिनल पे आता है। तो इस तरह की जो मोशन होती है वो वाइब्रेशनल मोशन है, ठीक है। तो इसकी जो एनर्जी होगी वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके जी, यहाँ पे आगे डिटेल है इसकी। इन सच ऑसिलेटिंग सिस्टम देयर इज ए continuous interchange between the vibrating kinetic energy and the potential energy as a result of K and P possessed by gases। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्यों आ गई है जी? जी जी जी, पोटेंशियल एनर्जी, हम तो काइनेटिक एनर्जी देखें उसकी पोजीशन चेंज हो रही है ना, तो एनर्जी ड्यू टू मोशन वो होगी काइनेटिक एनर्जी। अब एनर्जी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन जो होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। इस वजह से यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। ये नीचे उसने मूवमेंट भी शो की हुई है, ठीक है। द वाइब्रेशन मोशन इज ए पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक CO2 एंड NH2। अब ये तो 3D हैं, यहाँ अगर आपके सामने कोई टीचर खड़ा हो क्लास में तो फिर ये अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। अच्छा, एनी हाउ ये कह रहा है इनको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करें तो वो 273 बस ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें जी। कन्वर्ट द फॉलोइंग केल्विन इनटू, माइनस कर दें 273, which what is the total kinetic energy of translation in arcs of 2 moles of perfect gas at 27 calories। ये मैं आपको कोई मसला नहीं है इसमें बच्चों, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये क्वेश्चन आप अपनी बुक में देख लें, अगर है तो ठीक है कर लें, वरना इग्नोर इट, कोई मसला नहीं है, ठीक है। वैसे अगर कर लें तो कोई मुश्किल भी नहीं है इसमें जी। ब्रीफली एक्सप्लेन गैस प्रेशर इन लाइट ऑफ काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी। जी वही काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी चल रही है। प्रेशर क्या होगा जी? कांस्टेंट रैंडम मोशन द मूव इन स्ट्रेट लाइन एंड दे कोलाइड विद अनदर। ओके, द प्रेशर ऑफ गैस इन ए कंटेनर इज ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय जी। जितना गैस की जो है वो ज़्यादा एक्सर्ट करेगी वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसका प्रेशर होगा। अब देखें अक्सर आपने सुना होता है कि गर्मियों में जो है वो सिलेंडर फट गया गाड़ी का या घर का या किसी के भी जगह पे, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो गैस टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से गैस मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। जब वो ज़्यादा हो जाती है काइनेटिक एनर्जी तो वो आपस में इतना टकराते हैं और विद द वॉल्स ऑफ सिलेंडर इतना ज़्यादा टकराते हैं कि उसकी वॉल को वीक कर देते हैं। और अगर और थोड़े ज़्यादा उनको एनर्जी मिले तो वो ना सिर्फ वॉल को वीक करते हैं बल्कि ब्रेक आउट कर देते हैं, और वो जिसे हम कहते हैं कि सिलेंडर फट गया है, ठीक है। तो वो एक बड़ा ही एक्सप्लोसिव किस्म का धमाका सा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है काफ़ी नुकसान भी, जानी और माली नुकसान भी होता है, ठीक है। तो वो क्या वजह होती है बेसिकली उसका जो है टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसकी मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है। जब उसकी मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है तो वो वॉल पे, दीवार पे ज़्यादा ज़ोर लगाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको अब एक एग्जांपल दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक काम कर रहे हैं एक सुबह से, फॉर एग्जांपल आप एक मैसन है, मज़दूर हैं एक, और सुबह से आप एक काम कर रहे हैं, देन आपने ब्रेक लिया और खाना खाया है, पानी वगैरह पिए, फ्रेश हो गए, देन आप दोबारा काम करना शुरू कर दिया। आपने एक वॉल तोड़नी है, ठीक है, दीवार एक तोड़नी है आपने। तो खाना खाने के बाद क्या होगा, आप में एनर्जी बहाल हो जाएगी, एनर्जी आप में ज़्यादा आ जाएगी, तो आप ज़्यादा फोर्स के साथ जो है वो दीवार को तोड़ सकोगे, ठीक है। सेम इसी तरह समझो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो गैस के मालिक्यूल्स को एनर्जी मिल जाती है, उन्हें खाना मिल जाता है, तो वो जब उनको एनर्जी इतनी ज़्यादा मिल जाती है तो वो फिर दीवार को तोड़ देते हैं, यानी कि इतनी पावर उन्हें आ जाती है कि वो सिलेंडर तक को जो उसकी वॉल होती है उसको ब्रेक कर देते हैं। अब वो क्यों ब्रेक होता है? प्रेशर की वजह से, ठीक है जी। प्रेशर को डिफाइन करें और इसकी यूनिट्स के बारे में बताएं। ए फोर्स बीइंग एक्सर्टेड ओवर ए यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। देखिए बच्चों, ये 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो, वही सारी चीज़ें हैं, कोई बस आपका लेवल ज़रा नेक्स्ट है, तो यहाँ पे आपको बस 3 चीज़ें आपको डिफरेंट देखने को मिली हैं, ये रोटेशनल और वाइब्रेशनल
एटीएम को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कैसे रिलेट कर रहे हैं, 101325 पास्कल है या किलो पास्कल है या mmHg है या अर्ग वगैरह है, ठीक है। तो ये सारी यूनिट्स जो हैं आपने याद करनी है और इनको इंटर कन्वर्ट करना आपको आना। जैसे 1 mm जो है 1 ATM इज इक्वल टू 760 mmHg है, ठीक है। अब मैं कह सकता हूँ 1 ATM इज़ आल्सो इक्वल टू 760 टॉर, ठीक है। या मैं ये कह सकता हूँ 1 ATM इज़ इक्वल टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह आप जो है बाकी वैल्यूज़ भी आपने याद करनी है। जब आप याद करोगे तो इससे रिलेटेड क्या है, न्यूमेरिकल्स आएंगे कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्या रहता है 20 ATM को किसी चीज़ में कन्वर्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कन्वर्ट द 20 ATM इनटू टार। तो अगर एक ATM 760 टार के इक्वल है तो 20 कितने होंगे, सिंपल आपने 20 से मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरह कुछ में डिवीजन भी वगैरह भी होगी तो आपने कर लेनी है, वो हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर ना समझ आया तो मुझे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, ठीक है। आगे वो कह रहा है ओके एक्टिविटी ऑफ स्टूडेंट, ठीक है बच्चों, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, शो कर रहा हूँ, ये देख लेना और आपने करनी भी है। ब्रीफली एक्सप्लेन द बॉयल लॉ, बच्चों वही है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। इसमें क्या है कि आप देख रहे हो इसमें बॉयल लॉ क्या है। बॉयल लॉ ये कह रहा है प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर का जब कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। यानी कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म होगी, 4 फॉर्म है इसकी, मैं आपको बता रहा हूँ। 3 फॉर्म है, सॉरी 4 नहीं 3, यानी कि आपने इसको नंबरिंग करके लिखना है। पहले ये P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, दूसरी आप क्या लिखोगे PV इज, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करके कांस्टेंट लगाओगे, देन उसको रीअरेंज करोगे और लिखोगे PV इज इक्वल टू K। ये सेकंड फॉर्म होगी। थर्ड फॉर्म जब आप डिफरेंट प्रेशर और डिफरेंट वॉल्यूम लोगे तो P1 V1 इज इक्वल टू K, P2 V2 इज इक्वल टू K, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो जितने भी आप प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज़ चेंज करोगे उनका जो प्रोडक्ट होगा वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी ही आएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अगर 8 लेते हो प्रेशर, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए 8 लेते हो और वॉल्यूम आता है आपका 2, ठीक है। तो 8/2 कितना होगा, 8/2 करेंगे या 8 × 2 करेंगे, ठीक है। 8 × 2 कर लो, कोई मसला नहीं है। 8 × 2 करोगे तो क्या होगा 16। अब दूसरी वैल्यू में क्या हो जाएगा, ठीक है, दूसरी वैल्यू में आप क्या कर रहे हो, प्रेशर को 2 कर दो, वॉल्यूम को 8 कर दो, तो 2 × 8 16 हो जाएगा। यानी कि कोई भी वैल्यू लेंगे आप तो वो PV इज़ इक्वल टू K आएंगी, क्योंकि ये लॉ है और ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। तो इनके जो भी वैल्यू होंगी उनका प्रोडक्ट जो होगा वो कांस्टेंट ही होगा। तो चाहे आप एक प्रेशर एक वॉल्यूम लो, चाहे आप 1000 प्रेशर 1000 वॉल्यूम की प्रोडक्ट लेके देख लो, रिजल्ट सेम ही होगा, ठीक है। अब इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो आ रही है। तो बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ना 2 ग्राफ यहाँ पे शो कर रहा है वो, जिसमें टेम्परेचर की वेरिएशन दिखा रहा है। एक में डायरेक्ट रिलेशन है जिसमें स्ट्रेट लाइन है और एक में आइसोथर्म्स हैं, ठीक है, ऐसे वो बैंड सी हुई हैं, ठीक है। तो ये एक में देखें अगर आप तो इसमें एक में लिखा है P और V, जो वो ये जो बेंड टाइप है, जो कि दूसरी जो स्ट्रेट है जिसमें डायरेक्ट रिलेशन शो हो रहा है उसमें P और 1/V लिखा हुआ है, ठीक है। यानी प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये पहले डायग्राम में शो किया गया। लेकिन जब आप इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम लेते हो, जब वॉल्यूम का इन्वर्स लोगे तो फिर प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट। अब ये कैसे आपको मे भी ना समझ आ रही हो, देखें जहाँ पे पहली फॉर्म है ना इसकी P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, तो 1/V की जगह पे ना V की जगह पे आप दोबारा 1/V पुट करो। जब दोबारा 1/V पुट करोगे तो 1 डिवाइडेड बाय V, तो जब ये
उल्ट होगा, यानी कि जब ऊपर जाएगा तो ये सिर्फ v रह जाएगा, यानी कि वो जो डिवाइड वाला साइन है, ठीक है, फ्रैक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो p वो और p v आपस में डायरेक्ट हो जाएंगे। कब? जब हम इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम लेंगे तब। तो जब दोनों का डायरेक्ट रिलेशन होगा तो कौन सा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन के लिए। ये जो सामने है ना, ये जो राइट साइड पे शो हो रही है आपको, ठीक है, इसमें सीधी सीधी लाइन है, इसमें डॉटेड है बॉटम पे। अच्छा, इसने डिफरेंट टेम्परेचर पे क्यों लिया हुआ है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप एक वैल्यू लें या एक हजार वैल्यू लें तो सब का आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि चाहे हम एक वैल्यू लें टेम्परेचर की या दो लें, ठीक है, वैल्यू हम वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से टेम्परेचर अगर बढ़ता है उसी हिसाब से फिर क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम भी बढ़ेगा। या अगर जिस हिसाब से अगर आप टेम्परेचर नहीं, सॉरी, प्रेशर, जिस हिसाब से अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो उस हिसाब से क्या होगा? वॉल्यूम भी कम होगा, ठीक है। अच्छा है, सिंपल है बिल्कुल। P1 V1 और P2 V2 वाले फॉर्मूला पुट करने हैं, कोई भी तीन गिवन होंगे, फोर्थ वन आपको फाइंड करना होगा। बट इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है बच्चों, वो है यूनिट। देखो, P अगर ATM में गिवन है ना एक, ठीक है, तो V1 भी गिवन है DM क्यूब में, V2 भी DM क्यूब में गिवन है, आपने P2 फाइंड करना है। तो P2 जो आप फाइंड करोगे उसका आंसर भी आपने ATM में ही लेके आना है। और अगर किसी और यूनिट में है, फॉर एग्जांपल mmHg में है, टॉर में है, ठीक है, तो जब वो आप वैल्यू वही टॉर वाली वैल्यू पुट करोगे तो बच्चों जो आपका आंसर एंड पे आएगा, प्रेशर की बात कर रहा हूँ, तो प्रेशर का आंसर भी टॉर में आएगा। बट आपने याद रखें, आप जब भी न्यूमेरिकल करते हो तो आप स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करते हो, तो जो इसके लिए है वो ATM है। तो बेटर ये है कि आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले प्रेशर को देख लो कि प्रेशर किस यूनिट में है, देन उसको ATM में करो, देन फिर जो आंसर आएगा वो फिर प्रेशर का ATM में ही होगा ऑटोमेटिकली। आगे चलें आप। चार्ल्स लॉ जी, बिल्कुल, यहाँ पे एक बहुत मज़े की चीज़ है जी, वेरी इंटरेस्टिंग। चार्ल्स लॉ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम कह रहे हैं V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, कि वॉल्यूम डायरेक्टली रिलेट कर रहा है टेम्परेचर से। अगर वॉल्यूम आप इंक्रीज़ करते हैं, सॉरी, टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, या आप वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। लेकिन बेसिकली इसे ऐसे पढ़ा जाता है कि इंक्रीज़ इन टेम्परेचर इंक्रीज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये लॉ गलत है जी, मैं ये कह रहा हूँ ये लॉ गलत है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? जब बुक में है और ये लॉ है, लॉ को तो कोई गलत कह ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड होता है जी। ये गलत है जब जब यानी कि कोई कोई ना कोई कंडीशन है इसकी, जब ये सेल्सियस स्केल में होगा, यानी कि अगर मैं टेम्परेचर यहाँ पे सेल्सियस स्केल में लेता हूँ और फिर इसकी एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन करता हूँ तो मेरा ये लॉ कभी भी वैलिड नहीं होगा। हाँ, अगर मैं टेम्परेचर केल्विन स्केल में लेता हूँ फिर इसको मैं वेरीफाई करता हूँ तब जाके ये मेरा होगा, ठीक है, मतलब वेरीफाई होगा। तो आपने ये लिखना है कि चार्ल्स लॉ ओनली अबेट व्हेन टेम्परेचर इज इन केल्विन स्केल जी। तो इसमें ना क्या जो ऐसा, यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि जो इस लॉ की बड़ी अचीवमेंट थी वो था केल्विन स्केल को इंट्रोड्यूस करवाना, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आपने करना ये कि देखें आप अगर जब आप वैल्यूज़ देखते हैं तो फ़ारेनहाइट वो F से रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री सेल्सियस को जो है वो हम ऊपर डिग्री लगाते हैं और C लिखते हैं। केल्विन के ऊपर कभी आपने सोचा कि वो डिग्री क्यों नहीं होती? फ़ारेनहाइट के ऊपर भी वो ज़ीरो सा सर्कल होता है, ज़ीरो की तरह का, ठीक है, मतलब डिग्री होती है वो, तो इसमें क्यों नहीं होती केल्विन में, ठीक है। तो ये आपने मुझे बताना है। इनफैक्ट मैं आपको असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन दूंगा कि इसमें डिग्री क्यों नहीं होती, ठीक है। तो ये आपने इंटरनेट से फाइंड करना है और बताना है, बट उसका आंसर इसी टॉपिक में है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ जी। एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो या केल्विन स्केल भी से कहा जाता है। ये वो वैल्यू है, डेरिवेशन आप खुद कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है, कि वो कह रहा है इसमें
चलें पहले उसको देखने से पहले ये देख लेते हैं। जॉर्ज लॉ कैन आल्सो बी स्टेटेड एज द कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। कहते हैं कि 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो उसका वॉल्यूम है वो कितना अफेक्टेड होता है, किस फैक्टर से अफेक्टेड होता है, वो 1/273 है। ठीक है, अगर हम 1 डिग्री कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, V0 प्लस V इंटू 1/273। 2 है तो 7 2 डिवाइडेड बाई 273 हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 373 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस फैक्टर से वो वेरी कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर हम देखते हैं, बात करते हैं हम जी, ये तो ग्राफ है प्रीवियस ग्राफ की तरह, ये आप कर लोगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट ज़ीरो वाला। देखें, जब आपने वॉल्यूम, जैसे आपने पहले 1 पुट किया था, फिर 2, फिर 3, अब आपने वॉल्यूम पुट किया -1, तो ये क्या आया, V माइनस 1/3 V0। और जब आपने वॉल्यूम पुट किया -273 तो वॉल्यूम ज़ीरो हो गया, क्योंकि 273/273 क्या होगा 1, तो जो वो V0 माइनस V होगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, 1 फैक्टर हो जाएगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा। अब ज़ीरो हो गया है तो ज़ीरो का क्या मतलब है, ये वो वॉल्यूम है जिस पे क्या हो जाता है जी, हर चीज़ की मूवमेंट जो है वो रुक जाती है। ठीक है, यहाँ आप ये कह सकते हो कि ये तब होता है जब आपका टेम्परेचर जो होता है वो -273.16 डिग्री सेल्सियस होता है। ये वो टेम्परेचर है जब किसी गैस का वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, और ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है इन द यूनिवर्स। ठीक है, ये वॉल्यूम ज़ीरो हो रहा है ना, तो इसमें ये क्या है कि ये देखें ना, ग्राफ माइनस में जा रहा है पीछे, तो ये देखें, जैसे मैं आपको ये आइडिया देता हूँ, जैसे ज़ीरो से अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ जो है वो फ्रीज़, पानी जो है वो जमना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फ्रीज़ होना लग जाता है, फ्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह जब आप माइनस की तरफ जाते जाएँ तो वो क्या होता जाएगा, उसकी जो है वो बॉन्डिंग स्ट्रांग होती जाएगी। तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहाँ पे किसी गैस का जो वॉल्यूम है, जैसे आप गैस की लिक्विफिकेशन देखते हैं, वो भी आप देखेंगे इसी चैप्टर में, कि जैसे एसी है उसमें आप बाहर से वो हवा लेता है। ठीक है, तो वैसे कभी आपने ये सोचा है, चलें इस बात को बाद में देखते हैं, कभी आपने ये सोचा है कि वो उसमें एसी में पानी कहाँ से आ जाता है। देखें ना आप, वो जो एसी लगा होता है, बाहर एक फ़ैन होता है और अंदर एक वो बॉक्स होता है, देन आपने एक पाइप सा जो है उसके हैंग किया होता है, देन पाइप्स जब आप ऑन करते हो तो वो पाइप से पानी आ रहा होता है, तो पानी उसमें कहाँ से आ जाता है, सोचने वाली बात नहीं। वो पानी तो ना आप डालते हो ना कोई उसमें स्टोर होता है, तो वो पानी कहाँ से आ जाता है। तो बच्चों वो जो एयर होती है ना, उसका फ़ैन वाला जो होता है पोर्शन, सारा काम उसी का होता है। वो ट्रैप करता है, देन कंप्रेस करता है एयर को, जब एयर को कंप्रेस करता है तो उसको गैस को समझो लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, फिर उससे एयर पास होती है तो वो आपको ठंडी हवा जो है वो फील होती है। ठीक है, सही है, खैर उसको हम बाद में देखेंगे। मैंने ये बताना था कि आप क्या करते हो, गैस को फ्रीज़ करते हो, उसका टेम्परेचर लो करते हो, लेकिन आप कितना टेम्परेचर लो कर सकते हो कि कितना करते करते गैस का वॉल्यूम ही बिल्कुल ज़ीरो हो गया, तो वो कौन सा टेम्परेचर है, वो -273.16 है, जहाँ पे गैस का वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल ही ज़ीरो पे पहुँच गया है। ठीक है, अच्छा इसमें हम ये देखते हैं सिग्निफिकेंस, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव ए गैस एट एब्सोल्यूट ज़ीरो बिकॉज इट चेंज इनटू ए लिक्विड और सॉलिड स्टेट। जाहिर सी बात है, -273 पार्टिकल डू नॉट मूव, वॉल्यूम हैज बिकम मिनिमम, ज़ीरो हो जाता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो में बी इनिशियलाइज टू गेट द केल्विन स्केल। जी, केल्विन स्केल भी इसी से हम निकालते हैं या ऑब्टेन करते हैं। 0 केल्विन इज़ कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ज़ीरो विच इज़ द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें यही फार्मूलाज यूज़ होंगे। बच्चों आपकी जो बुक की एग्जांपल हैं वो आपने करनी है। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो बच्चों लेक्चर दोबारा सुनो, अगर फिर भी समझ नहीं आता तो फिर दोबारा सुने, अगर फिर भी कोई इशू रहता है तो बेटा आप बुक से दोबारा कंसर्न करें और मुझसे कंसर्न करें, इंशाल्लाह
आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे और इसमें कोई इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है और ना ही ये इतने मुश्किल टॉपिक्स हैं। मैं वैसे आपके साथ थोड़ा मजाक कर रहा था कि आपको अगर ना समझ आया तो वीडियो बार बार देखें। तो वीडियो एक बार ही देखो, आराम से देखो, ध्यान से, इंशाल्लाह ज़रूर समझ आएगी। यहाँ से नहीं ना समझ आती, वहाँ से वीडियो थोड़ा सा पीछे करके देख लिया करो ताकि वो पॉइंट क्लियर हो। वो पॉइंट क्लियर होगा ना तो अगले पॉइंट में किसी में कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।